तो भाई वहाँ पे ना एक फर्रुखाबाद, और आपने ये कन्नौज सुना होगा, कन्नौज के राजा भी थे ऐसे करके। भाई ये स्टोरी आई थिंक 3-4 साल पुरानी है। वहाँ पे एक बस थी, मतलब वो इंडिया का सेकंड रोड एक्सीडेंट है सबसे बड़ा, और पहला मेरे हिसाब से शायद साउथ साइड में हुआ था और सेकंड हुआ था यूपी के अंदर। वहाँ पे एक बस थी भाई, वो बस ट्रैवल कर रही थी फर्रुखाबाद से जयपुर की तरफ। प्राइवेट बस थी वो, डबल डेकर बस थी। तो सर्दी का काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे इफ़ेक्ट पड़ रहा था, कोहरा वोरा बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो और आपको पता ही है हाईवे पे बस खाली जगह मिलती है, बस वाले गाड़ी भगाने लग जाते हैं। तो भाई वो बस काफ़ी तेज़ चल रही थी, स्पीड में थी। सामने से ट्रक आ रहा था, वो दोनों आपस में टकराए। और ये जगह मैं आपको बताता हूँ, ये एग्जैक्ट एक घुलैया जगह पड़ती है कन्नौज के पास, छिबरामऊ और कन्नौज के पास एक घुलैया एक जगह है। और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फेमस है वो जगह भी, क्योंकि वहाँ पे एक राजा भी है, वो उसकी वजह से फेमस है, वो भी मैं आपको बताऊँगा आपको आगे। तो वहाँ पे जब वो बस आपस में टकराई भाई, तो बस में आई थिंक 84-85 लोग थे, डबल डेकर बस थी। उसमें फैमिलीज़ थी, न्यूली मैरिड कपल थे, बच्चे थे, बूढ़े थे, हर तरीके के लोग थे। और वो जब उस बस से टकराई तो भाई उस बस में ना आग लग गई। बस में आग लगी, ब्लास्ट हुआ, गाँव के 3-4 किलोमीटर तक लोगों पे ऐसा बताया जाता है। और ये तो मेरा खुद कज़न ब्रदर वहीं का ही है, मतलब उसका गाँव उसके पास में ही है, 300-400 मीटर दूरी पे उसका गाँव है। तो ऐसा बताया जाता है कि वहाँ पे 3-4 किलोमीटर तक वो आवाज़ें आ रही थी, चीखने चिल्लाने की, इतना शोर था और ब्लास्ट की आवाज़ें आ रही थी। तो भाई वो जब बस जली वहाँ पे, तो उस जलने में जितने भी लोग थे भाई वहाँ पे, उसके अंदर भाई जैसे कैंडल नहीं जलती मोम की तरह, वो पिघल रहे थे, पिघल रहे थे। बच्चे खिड़की से लटके हुए थे, उनके सर से ना, मतलब आप समझ लो वो मोम की तरह पिघल रहे हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं था गाँव का जिन्होंने वहाँ पे बचाने की कोशिश नहीं करी। मेरा कज़न ब्रदर भी इंक्लूडेड था वहाँ पे, उनको बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इतनी आग थी वहाँ पे। और रीज़न क्या था? फॉग था, टकरा गई। जो ट्रक था उसमें राशन का सामान था, उसमें ऑयल था जो रिफाइंड होता ही होता है, तो उसने और ज़्यादा आग पकड़ ली। आपको मैं उसकी स्टोरीज़ भी शेयर करूँगा, फ़ोटोज़ शेयर करूँगा। तो भाई आप देखना वहाँ पे ना, मतलब वो मोस्टली सारे लोग जल गए। रीज़न क्या था उसमें एग्ज़िट ना होने का, निकलने का? क्योंकि आपने देखा प्राइवेट बसेज़ में बैक का जो हिस्सा होता है, वो पीछे वहाँ शीशा विंडो नहीं होता, पूरा कवर्ड होता है वो, है ना, शीट से। और ये वाले जो डोर होते हैं वोल्वो बसेज़ में, इसमें सारे ऑटोमेटिक होते हैं, वो बटन से ही खुलते हैं। तो वहाँ पे एग्ज़िट का कोई पॉइंट नहीं था, और डबल डेकर बस तो वैसे ही थी, तो निकल नहीं सकते थे। तो भाई उसमें इतने लोगों की डेथ हो गई। डेथ होने के बाद मोदी जी ने, योगी जी ने, राहुल गांधी जी ने, सब ने ट्वीट भी किया था। और काफ़ी लोग, योगी जी वहाँ पे पहुँचे भी थे, बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे ट्वीट किया था आत्मा की शांति के लिए। तो फिर भाई वो मेरे भाई ने मेरे को जगह बताई कि ऐसी-ऐसी यहाँ पे कहानी हुई है। ऑल्दो मैंने देखी थी, लेकिन कभी ऐसा सोचा नहीं था मैं वहाँ पे जाऊँगा। भाई मैं वहाँ पे पहुँचा रात को। रात में पहुँचने के बाद मैंने वहाँ के लोगों से इंट्रोडक्शन लिया उनका कि भाई आप यहाँ पे थे, कि आपने क्या यहाँ पे नोटिस किया था? कह रहे लोग ऐसे-ऐसे जल रहे थे, ये है, वो है। और उसके बाद हम सीधा पॉइंट पे आते हैं कि भाई वहाँ पे वो बस खड़ी रही, जहाँ पे वो जली थी उस हाईवे पे। किसी ने हिम्मत नहीं करी उसको हटाने की। पुलिस वालों ने नहीं बस हटाई वो, लोकल लोगों ने नहीं हटाई, किसी ने नहीं हटाई। जितने भी क्रेन वाले थे वो मना कर रहे थे। नेक्स्ट डे, क्योंकि उस रात में जब वो बस जली, नेक्स्ट डे सुबह वहाँ पे एक्सीडेंट होने लग गए उस रोड पे। कंटिन्यूअसली एक्सीडेंट हो रहे हैं। कोई बाइक से गिर के किसी की डेथ हो गई, एक बस वाले की बाइक से टक्कर हुई, उसमें एक कपल था, हस्बैंड वाइफ थे, उनकी डेथ हो गई। तो भाई वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वो सब होने लग गया वहाँ पे, विद इन 400-500 मीटर के अंदर। तो वहाँ पे ये हो गया कि भाई यहाँ पे ये सब इनकी वजह से हो रहा है। उसके बाद क्या हुआ, किसी ने क्रेन वाले को ज़्यादा पैसे दिए। और आपने कभी भी सुना होगा कि एक्सीडेंट होता है तो वो जो भी वहाँ पे व्हीकल होता है वो पुलिस स्टेशन जाता है, फिर किसी ऐसी जगह लेके वहाँ पे उसको सबमिट कर देते हैं। लेकिन भाई उस क्रेन वाले ने 50,000 रुपये लिए थे उस बस को 250 मीटर रखने पे, और गांव वालों ने मिलके पैसे दिए उसके,
पुलिस वाले भी नहीं आए क्योंकि पुलिस वालों ने मना कर दिया कि हम नहीं हटा पाएंगे, मतलब इतना डर था। फिर मैं गया इन्वेस्टिगेशन करने भाई, मैंने पूछा कि क्या होता है यहाँ पे। वहाँ पे गांव के लोगों ने हवन कराया, पूजा कराई, मिल के मेन रोड को ब्लॉक करके वहाँ पे बहुत बड़ी पूजा कराई थी कि वहाँ पे जितनी भी आत्माएं उनको शांति मिले। लेकिन भाई वहाँ पे कोई भी उस चीज़ से बच नहीं पाया। वहाँ पे कंटिन्यूसली जितने भी लोकल लोग हैं सोते हैं, वहाँ पे चीखने की आवाज़ आती है, चिल्लाने की आवाज़ आती है, रोने की आवाज़ आती है। और लोगों को, जब गांव में लोग होते हैं ना छत पे सोते रहते हैं, तो लोग जो ऊपर सोते थे उनको वो सारे बस में लोग विजुअल्स आते हैं जलते हुए, लटकते हुए, दिखते हुए। और उसके अंदर भाई उन्होंने वहाँ पे जो बस में है पूजा कराई, और उस बस में मैं गया था भाई, मैंने खुद अपने हाथों से हड्डियाँ उठाई हैं। क्या बात कर रहे हो? उसमें इतनी एशेज है ना, इतनी राख है, उस पूरी बस के अंदर हड्डियां अभी तक पड़ी हुई हैं, अभी तक। और वो बस कहाँ पे खड़ी हुई है? किसी भाई से रैंडम 250 मैदान में? हाँ, रैंडम जगह पे 250 मीटर दूरी पे ही है। तो उसे भाई गवर्नमेंट भी नहीं वो डिस्पोज नहीं भाई, हटाया ही नहीं, इतना डर है, इतना खौफ है उसका। और ये लोगों को, मतलब वहाँ के लोगों को तो बहुत ज़्यादा पता है, बाहर के कुछ लोगों को नहीं पता थी। लेकिन वो लोग स्पेशली उस बस को देखने आते हैं, वो भी मानो कि बहुत दूर से देख के जाते हैं और फोटोज़ क्लिक करते हैं। आज भी वो ट्रेंड बन चुकी है बस वहाँ पे। उसके बाद भाई उस बस में मैंने चूड़ियाँ देखी, जले हुए कपड़े देखे, शादी के जोड़े देखे, बच्चों के कपड़े जले हुए देखे। और आप मानोगे नहीं, स्टेयरिंग से लेकर और लास्ट सीट तक वहाँ पे सिर्फ भाई हड्डियाँ ही हड्डियाँ हैं, आज तक हटी नहीं है, ऐसी की ऐसी खड़ी है। अभी मैं लास्ट रिसेंटली होके आया हूँ और 3-4 साल तो मुझे हो गए उस बस को देखते हुए आई थिंक। फिर भाई हम वहाँ पे गए, इन्वेस्टिगेशन मैंने करी, रात को बस में गए। मुझे बड़ा डर लगा, उस बस में ठंड लगने लगी काफ़ी ज़्यादा। तो फिर मैंने वहाँ पे कुछ सवाल पूछे, तो मुझे आंसर्स मिले उसके कि हम हैं, हम अपनी फैमिली को मिस करते हैं, हमें वापस इस दुनिया में आना है। उसमें से कुछ बच्चों की भी स्पिरिट है जो वहाँ पे अभी भी कहती है कि हम घूमने जाते हैं, मतलब हम निकलते हैं, हम हैं अभी भी यहाँ पे। मैं करके आया, इन्वेस्टिगेशन करके आया। मैंने बोला लोगों को कि कोई बात नहीं, आप पूजा वूजा करा लेना, हो जाएगा ठीक भाई। फिर वो थोड़े टाइम तक हुआ। फिर थोड़े दिन बाद क्या हुआ भाई, एग्जैक्ट जो बस का पॉइंट था वहाँ पे दोबारा एक और ट्रक चलते चलते, रिसेंटली चलते चलते उसके सामने पूरी फैमिली खड़ी हो गई है, और उस ट्रक वाले ने गाड़ी को मोड़ा है और उसका पूरा ट्रक गिर गया। उस बंदे की एक्सीडेंट में डेथ हो गई। और जो साथ में उसके बंदा था उसने बताया कि एक फैमिली सामने खड़ी हुई थी, तो ड्राइवर ने पूरे ट्रक को बचाने के लिए पूरे राइट में गाड़ी मोड़ दी, तो उसमें उस टाइम आग लगी। उसने बताया, मैंने क्या था वहाँ पे, मतलब लोकल लोगों ने बोला कि भाई क्या था वहाँ पे, कह रहे एक फैमिली खड़ी हुई थी। तो गांव वालों को पता चल गया कि भाई आज भी यहाँ पे वो स्पिरिट है, एग्जिस्ट कर रही है। भाई उसका खौफ ख़त्म नहीं हो रहा है। ये बात बोलने में बहुत, अभी भी मेरे लिए इतनी ईजी है कि मैं आपको सिर्फ क्या बताऊं कि मेरे को अभी लग रहा है कि ये तो बहुत आसान सी बात है, हमने बोल दी। लेकिन अगर आप उस स्पॉट पे खड़े हो जाओ, देखोगे ना, आपको पूरी इतनी ऐसी वाइब आएंगी, इतनी नेगेटिविटी आएगी, आपको लगेगा कि आपके आसपास कोई ना कोई है, आपके रोंगटे गूज़बम्स खड़े हो जाएंगे उस टाइम पे। फिर भाई इन्वेस्टिगेशन करी, वापस आ गया। फिर वो रिसेंटली फिर मेरे कज़न ब्रदर का फ़ोन आया, कह रहा है यार यहाँ पे दोबारा पूजा हो रही है। मैं दोबारा गया भाई वहाँ पे, फिर इन्वेस्टिगेशन करी। फिर वहाँ से जब मैं दोबारा आया तो भाई मेरे सामने, मैं अपनी गाड़ी पे ही था, मेरी गाड़ी पार्क करी मैंने, और पीछे एक और मेरे कार पार्क हो गई। तो सामने एक बस आई, उसने मेरे पीछे वाली कार को हिट कर दिया। और उस टाइम पे मेरे पास स्विफ्ट कार थी, मैं स्विफ्ट लेके गया था। तो मेरी कार बच गई और उस बस ने उसको जब हिट किया तो वो कार ऐसे जाके चली गई। और मुझे लगता है वो चीज़ शायद मेरे साथ होने वाली थी, बट मेरी किस्मत इतनी मतलब तेज़ कह लो कि मैं बच गया। फिर भाई मैं दोबारा वहाँ पे नेक्स्ट डे पूजा वूजा हुई, मैं भी उसका पार्ट हुआ कि चलो यार पूजा हो रही है, हम देखते हैं कि सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। फिर उसके बाद भाई हम अपने अपने घर आ गए। जब मैं वापस आया दिल्ली, तो आप मानोगे नहीं, 3 बार तो मेरे साथ ये हुआ है कि मेरे को 3 बार उस बस के सपने आए हैं। अच्छा। हाँ, कि वो बस में कोई आवाज़ मार रहा है, वो बस जलती हुई मुझे नज़र आ रही है, और उस बस को लोग जो उस टाइम पे बचा रहे हैं, वो वाले विजुअल मेरे सामने आ रहे हैं। मतलब कई टाइम बाद आया है, ऐसा नहीं है कि मैं आज आया नेक्स्ट डे मेरे साथ ये होने लग गया, हफ्ते भर बाद ये चीज़ होने लग गया। हाँ, रैंडम होने लग गया। भाई मैं दोबारा गया इन्वेस्टिगेशन करने,
कि कोई साथ तो नहीं आ क्या गया? कोई साथ तो नहीं आ गया ये वो। फिर मैं वहीं से बाबा जी से मिलते आया, मेरे से कह रहे क्या करता रहता है, तो उन्होंने हाथ रखा, मैं निकल गया, मैंने इन्वेस्टिगेशन करी, फिर मैं वहाँ पे बोल के आया। फिर जो मैंने इन्वेस्टिगेशन में पूछा कि क्या मैं यहाँ पे पूजा करा सकता हूँ, तो मुझे वहाँ पे रिस्पॉन्ड मिला, क्योंकि वहाँ पे एक्चुअली उनको अभी तक शांति नहीं मिली भाई। फिर दोबारा भी मैं बोल के आया हूँ, वहाँ पे मैंने पूजा करानी है, और अभी तक वहाँ पे ये हो रहा है कि लोगों को डेली कुछ ना कुछ भगते हुए नज़र आ रहा है, कोई ना कोई डेली एक्सीडेंट, डेली 1-2 एक्सीडेंट फिक्स्ड हैं भाई वहाँ पे। पर भाई जब हवन हो जाता है तब तो कहते हैं कि जैसे बड़े बड़े हवन होते हैं तो शांति मिलने लग जाती है, पर यहाँ तो देखो मैं बताता हूँ, अब इससे एक चीज़ कनेक्ट कर लेते हैं हम। अभी जैसे इंडिया का मैच हुआ था लास्ट, तो वाराणसी में हर मंदिरों में भाई हवन और पूजा हो रही थी कि भाई मैच जीत जाए। तो भाई ऐसा नहीं हुआ ना, कुछ ना कुछ या तो कमी रही होगी, या जो ऊपर लिखा हुआ है भगवान ने वही होना है। तो भाई कुछ हवन में कमी रही होगी, या कह लो कि वो जस्टिस नहीं मिल पाया अभी तक। भाई मिला था आपको रिस्पॉन्स वहाँ पे कि हम मुक्त नहीं हुए हैं? हाँ भाई, वो रिस्पॉन्स मिले तभी तो मैं दोबारा वहाँ पे जा रहा हूँ। मेरा पूजा कराने का कारण यही है कि भाई कम से कम वहाँ के लोग अभी बच जाएं और वहाँ पे एक्सीडेंट ना हो। तो भाई वहाँ पे कंटिन्यूसली अभी तक ये चल रहा है। भाई ऐसा कहते हैं ना कि जैसे लास्ट राइट्स परफॉर्म नहीं हुए, पिंडदान नहीं हुआ, पिंडदान नहीं हुआ, किसी को मुक्ति नहीं मिल पाई, किसी की अस्थियाँ नहीं भा पाए ना। सबसे बड़ा रीज़न तो ये भी है कि सबकी एशेज वहाँ पे मिल गई, हड्डियाँ मिल गई, कोई उठाने वाला नहीं है, किसी को यही नहीं पता अब कौन किसकी हड्डियाँ उठाएगा, कौन किसकी राख उठाएगा, यही नहीं पता लोगों को। लोग तो आइडेंटिफाइड हैं कि इन लोगों की डेथ हुई है उस टाइम पे, पर कौन से किसका लेकिन है? कौन किसको उठाएगा। तो वो रीज़न, मेजर एक रीज़न ये भी है भाई वहाँ पे। तो एक कहानी है भाई एमपी की, एक फैमिली की, एक हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे, एक लड़का और लड़की। सो भाई क्या होता है, वो मतलब गरीब होते हैं, हर कोई गरीब ही होता है, पहले धीरे धीरे कमाता है। तो वो शिफ्ट होते हैं भाई इंदौर सिटी में, शादी वादी करने के बाद थोड़ा बहुत पैसा वैसा कमाया, इंदौर जाते हैं, वहाँ पे रेंट पे रहने लग जाते हैं। तो रेंट पे रहने के बाद वो प्लान करते हैं कि एक हमें घर लेना है। अब भाई एक नॉर्मल बंदे के लिए इंदौर वैसे भी महंगी सिटी है, तो अफोर्ड करना मुश्किल होता है। तो क्या करते हैं, वो एक घर देख के आते हैं जो कि उनको बहुत सस्ता मिल रहा होता है। जो जहाँ पे कुछ ना कुछ नेगेटिविटी होती है ना, वो जगह सस्ती मिलती है। तो जब वो जाते हैं भाई, देखने जाते हैं, तो वो डीलर उनको बोल देता है कि ये प्रॉपर्टी है, ये आपको इतने में पड़ेगी, ऐसे ऐसे करके ये बात है, आप इसको बाय कर लो। तो आस पड़ोस के लोग जब वहाँ पे देख रहे होते हैं कि भाई इसे फिर कोई ख़रीदने आए इस प्रॉपर्टी को, तो उसको बोलते हैं कि भाई सर आप ये प्रॉपर्टी ख़रीदने आए हो? वो कहते हैं जी। तो कह रहे मत खरीदो, यहाँ पे कुछ नेगेटिविटी है, ऐसे ऐसे करके ये चीज़ें हैं। तो उसमें जो हस्बैंड होता है वो भाई हंसने लग जाता है। वो कहता है अरे ये क्या नेगेटिविटी, नास्तिक, नहीं बिलीव करता। कहता है हमारे दादा परदादा ऐसे होया करते थे, उनके पास इतनी शक्तियाँ, ये क्या ही घर है, कुछ नहीं होने वाला। तो भाई वहाँ पे वो शिफ्ट हो जाते हैं, एनी हाउ घर ले लेते हैं, सुनते नहीं हैं। और लोगों ने उनको बताया होता है कि यहाँ पे किसी ने अपने आप को मार लिया था, हाँ वो केस हो गया था, और जिस वजह से आपको ये बाय नहीं करना चाहिए। लेकिन फाइनली वो शिफ्ट होते हैं। शिफ्ट होने के भाई नॉर्मल चल रही होती है लाइफ उनकी, 15-20 दिन होते हैं। फिर क्या होता है, स्कूल्स में एडमिशन होता है बच्चों का, बच्चे स्कूल जाने लगते हैं, और 1 महीना होता है। लेकिन उसमें क्या हो रहा था, उस टाइम पे उसके जो हस्बैंड को ना कुछ ऐसे ड्रीम्स आते रहते थे उल्टे सीधे, वो बेचैन होता रहता था। तो थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, बच्चे छोटे छोटे थे, ज़्यादा एज होगी नहीं उनकी, 10-12 साल के बच्चे थे वो, एक लड़का था एक लड़की थी। उसमें क्या होता है कि उसके घर वाले बड़े परेशान हो जाते हैं, बच्चे बड़े शैतान होते हैं। तो उसके घर वाले सोचते हैं कि एक केयर टेकर रख लेते हैं। इतना कमा लिया उन्होंने कि उन्होंने एक केयर टेकर अफोर्ड कर लिया। तो एक केयर टेकर रख लेते हैं, केयर टेकर रख लेते हैं। तो उनका सब जैसे जैसे चल रहा होता है। तो उस बीच में क्या होता है कि जो लड़का होता है ना, वो अपने पेरेंट्स को बोलता है कि मम्मी ये मेरे को बोलती रहती है, बहन बोलती है कि मेरा घर छोड़ के चले जा, मैं मार दूंगी तुझे, अच्छा ये मेरा घर है। और पेरेंट्स को ये लगता है कि यार ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं बच्चे, अवॉइड कर देते हैं। फिर 3-4 दिन भाई कटते हैं। 3-4 दिन कटने के बाद फिर से यही कहानी शुरू होती है कि मम्मी आज ना बहन ने मेरा हाथ मोड़ दिया और मेरे से बोल रही है कि तुम सारे घर छोड़ के जाओ मेरा।
भाई उसके पेरेंट्स फिर उस चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली एक प्रॉब्लम ये भी है कि जो एजुकेटेड लोग अब मानने लगे हैं, पहले नहीं मानते थे इन चीज़ों को कि भाई ये चीज़ें होती नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो थोड़े टाइम बाद क्या होता है, फिर दोबारा ना वो रोते रोते रात को जाती है कि भाई ने मेरा आज गला पकड़ लिया और मेरे चेस्ट पे बैठ गई थी और मेरा ना गले को दबा रही थी और गुस्से से कह रही थी इस घर को छोड़ के चले जाओ। भाई उसके पेरेंट्स उस बात पे थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं कि यार ऐसी क्या बात हो गई है कि लड़का ये हमारा ऐसे ऐसे बोल रहा है। फिर उसके पेरेंट्स डिसाइड करते हैं, फैमिली में डिस्कस करते हैं कि ये बार बार ऐसे ऐसे बोल रहा होता है। फिर भाई वो डॉक्टर के पास जाते हैं। अब डॉक्टर का क्या काम है कि भाई उसको ट्रीटमेंट देना और ये सारी चीज़ें करना। लड़का वहाँ पे डॉक्टर को क्या कह रहा है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ है, ये मुझे डराती है रात को, मुझे रात को डराती है और अलग अलग आवाज़ें निकालती है। तो जैसे ही वो सुनते हैं तो डॉक्टर कहता है ये ना थोड़ी सी मेंटली सिक है लड़की जो है आपकी, डॉक्टर ये बोल देता है। उसको भाई मेडिसिन रिकमेंड कर देता है, इससे ये ठीक हो जाएगा। तो नॉर्मली फिर एक किसी पंडित को बुला ही लेते हैं कैसे ना कैसे। उसकी मदर इंसिस्ट करती है, लड़की की मदर इंसिस्ट करती है अपने हस्बैंड को कि एक पूजा करा लेते हैं। तो पूजा भी कराने लग जाते हैं वो। तो फिर भाई 10-15 दिन तक नॉर्मली वही लाइफ रूटीन चल रहा था और उसकी मेडिसिन चल रही होती है। फिर थोड़े टाइम बाद क्या होता है, फिर दोबारा वो लड़का अपने घर में होता है, ऐसे स्टेयर्स पे खड़ा होता है। वो लड़की भाई उसे हिट कर देती है, उससे स्टेयर से धक्का दे देती है। और उस टाइम पे वो सिचुएशन हो जाती है बहुत ज़्यादा सीरियस कि भाई अब इसकी मेडिसिन भी चल रही थी, महीना भर भी हो गया और इसने ये दोबारा स्टेप ऐसे लिया है। फिर वो दोबारा डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास जाने के बाद बोलते हैं कि डॉक्टर ऐसे ऐसे है। वो कह रहे कुछ नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप एक काम करो, आप जो लड़की है वो मदर के साथ सोए, जो लड़का है वो फादर के साथ सोए। तो भाई 1 दिन 2 दिन 3 दिन हो जाते हैं। रात को उसकी मदर के हाथ में ना निशान होते हैं, कुछ ऐसे मार्क्स उसको देखने को मिलते हैं। तो उसके माइंड में डाउट होता है कि कुछ ना कुछ लड़की में है। अब जैसे वो अपने हस्बैंड से डिस्कस करती है तो उसने उस लड़की को मारते थप्पड़ रात को। अगले दिन भाई उसे बहुत पीटते हैं घर वाले उसके। तो जैसे ही उसको मारते हैं, मारने के बाद लड़की एक रात को फिर से सो रही है। उसका हस्बैंड और उसका बेटा उस घर में होता नहीं है, वो चले जाते हैं किसी फंक्शन में, किसी दूर के मतलब कहीं दूर एक फंक्शन होगा उनका, तो वहाँ पे वो चले जाते हैं। भाई जिस टाइम वो रिटर्न सुबह मॉर्निंग में आते हैं ना, तो उसकी मदर की डेथ हो रखी होती है। क्या बात कर रहे हो? जो लड़की है वो वहाँ पे ज़िंदा है। वो नॉर्मली उसको लग रहा है कि उसकी मदर सो रही है, और जब उसके घर वाला, जब उसका हस्बैंड आता है, उसको बोलता है, पुश करता है कि भाई उठ क्यों नहीं उठ रही है, तो उसकी भाई डेथ हो रखी होती है। और डेथ होने के बाद अब सबके माइंड में ये होता है कि भाई कैसे डेथ हो गई है। फिर भाई फॉरेंसिक रिपोर्ट और ये वो पोस्टमार्टम होता है, सारी चीज़ें होती हैं, मेडिकली पता करते हैं वो। तो भाई उसके बाद पता करते हैं कि उसका ना गला घोट के उसे मारा गया है, जो उसकी वाइफ थी बंदे की। तो ये भी डाउट रहा तब तक कि ये बेटी तो नहीं कर सकती क्योंकि वो छोटी है, गला कैसे दबा देगी। लेकिन उनके माइंड में डाउट रहता है, वो हर जगह कैमरा वैमरा चेक कराते हैं। उस टाइम पे इतने कैमरा थे भी नहीं, जहाँ इक्का दुक्का पता चल गया वो चीज़ अलग है। उसके बाद क्या होता है भाई कि फिर उसकी फैमिली डिसाइड करती है और आस पड़ोस के लोग खड़े हो जाते हैं और वो यही बात बोलते हैं, हमने आपको मना किया था ना कि ये घर मत लेना आप, कि यहाँ पे कुछ ना कुछ नेगेटिव है। हाँ नेगेटिव है, यहाँ पे कोई एंटिटी है, यहाँ पे पिशाचनी घूमती है, कोई भूत बोलता था, कोई चुड़ैल बोलता था। तो ये सारी बातें बोलने लग गए। बोलने के बाद फैमिली डिसाइड करती है कि अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। तो भाई वो कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं, जाके रेंट पे कहीं और ले लेते हैं। रेंट पे रहने के बाद हस्बैंड अकेला पड़ गया, बेटी और बेटा नॉर्मल हो रखे हैं। फिर उसको लगता है कि यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं था, इसकी डेथ किसी और रीज़न से हुई है, शायद इसका कहीं अफेयर होगा, ये रीज़न हो सकता है। क्योंकि कई बार उनके बीच में ऐसी भी कहा सुनी हुई थी कि फ़ोन पे किसी के उसके एक्स के टेक्स्ट आते थे, ऐसा कुछ चल रहा हुआ, मतलब पुराने बंदे से बात करी, तो उसको ये डाउट हुआ कि शायद ये वही बंदा है। अच्छा, नए घर में आके बच्चे अब नॉर्मल हो चुके हैं? हाँ बच्चे नॉर्मल हैं, बच्चे कुछ नहीं है। लेकिन वो उसके माइंड में डाउट आया कि शायद इसका कुछ पहले ऐसा सीन उन्होंने पकड़ा होगा हस्बैंड ने वाइफ में,
कि गांव का कोई था, उससे चक्कर चल रहा होगा, ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी। तो भाई जैसे ही वो नॉर्मल रहते हैं, सारी चीज़ें चलती हैं, वो उस लड़के को पकड़ के ले आते हैं जिससे बात होती थी। अच्छा। तो भाई उससे पूछते हैं, भाई पुलिस वाले लेके जाते हैं उसको, वहाँ पे उसको पीटते हैं, मारते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। वो कहता मैं तो यहाँ पे था ही नहीं। फिर वो कोर्ट में केस फाइल होता है, मतलब एक डाउट केस हो गया है जो भी है, कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पे थोड़े टाइम बाद उसका फादर उस घर में दोबारा जाता है कि मैं अब देखता हूँ कि यहाँ पे कुछ है या नहीं है, शायद ये उसी वजह से इसकी डेथ हुई थी। भाई इससे पहले हम कहानी में आगे बढ़े, मैं ज़रा ऑडियंस से कुछ बात करना चाहता हूँ। हाँ, तो भाई अगर आप लोग को लग रहा है कि आपके ऊपर भी नेगेटिव एनर्जी है, आपके काम नहीं बन रहे हैं, आपके रिलेशनशिप्स वर्क नहीं कर रहे हैं, शादी नहीं चल रही है, या फिर आपको लग रहा है कि यार मैं कौन से प्रोफेशन में जाऊँ, कौन सा करियर पाथ चूज़ करूँ, तो मैं आपको बता दूँ आपके लिए एक ऐप है पैरा टॉक्स, जहाँ पर आपको मिलेंगे कुछ पैरा एक्सपर्ट्स, बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड और एक्सपीरियंस्ड पैरा एक्सपर्ट्स जो आपकी हेल्प करेंगे। तो जितने भी एंड्रॉइड यूजर्स हैं वो पैरा टॉक्स को डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। और अगर आप एक एप्पल यूज़र हैं तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है एक फॉर्म, आप उस फॉर्म को फिल कीजिए, आपको पैरा एक्सपर्ट्स आगे से कनेक्ट करेंगे। तो चलिए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई। तो भाई डेथ होने की वजह से वो दोबारा वहाँ पे जाके रहने लगता है, लेकिन उनको फिर वो नेगेटिविटी फील होती है और फिर वो 2-3 दिन बाद घर छोड़ के वापस आ जाते हैं। तो उसको फाइनली कंफर्म हो गया कि यहाँ पे कुछ है जो हमें भगाता है और जो मेरी बेटी बोलती थी। तो भाई वो चले जाते हैं। वो लड़की जो छोटी थी वो बड़ी हो जाती है एक टाइम पे जाके, और उसने शादी कर ली थी, मतलब उसकी शादी हो गई अब। तो तब तक वो इस बात से अनजान थी कि जब मेरी मदर मेरे साथ सो रही थी और मेरी माँ की डेथ हो गई थी, और उस टाइम पे मैं ऐसे बिहेव करती थी इस घर में। उसे याद नहीं रहता था, उसे याद नहीं था। ठीक है। तो उसने शादी कर ली होती है। अब जब उसके फादर ने और हस्बैंड ने, जो उसका दामाद था, वो अपने दामाद को बोलता है कि कम से कम तू इसको बता तो दे कि इसकी मदर की डेथ कैसे हुई है, क्या कारण हुआ था ये वो। तो फिर उसको वो पूरी कहानी बताते हैं कि यार ऐसी ऐसी बात हुई है और ये हुआ था। अब वो लड़की इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरी वजह से मेरी माँ चली गई हो। तो भाई उसके माइंड में वो आता है कि मैं अब अपने हस्बैंड को लेके जाऊंगी और मैं वहीं रहूंगी, उसी घर में। अच्छा। उसी घर के अंदर दोबारा मैं रहूंगी, मैं सरवाइव करूंगी वहाँ पे। उसका भाई जो हस्बैंड है लड़की का, जिसकी शादी हो गई है, वो मना करता है, क्योंकि उसके फादर जो लड़की के हैं वो मना करते हैं कि भाई यहाँ नहीं रहना तूने। लेकिन वो एनी हाउ अपने हस्बैंड को फिर से कन्विंस करती है कि नहीं यार, मेरी माँ यहाँ पे मैंने खोई थी, मुझे अपनी माँ की बहुत याद आती है। किसी किसी अटैचमेंट भाई बहुत ज़्यादा हो जाता है सही बात एक्चुअली। तो वो उसके माइंड से वो निकलता नहीं है। वो ऐसा हादसा उसके माइंड में वही चीज़ स्टक करके बैठ गई। और बोल भी ऐसे दिया कि तेरी उससे हुई है। हाँ, तेरी उससे हुई थी कि जब तू वहाँ पे सो रही थी। थोड़े टाइम बाद क्या होता है भाई कि वो कैसे ना कैसे वहाँ पे जाके इंसिस्ट करके पहुँच जाती है। और उस टाइम पे उसकी एक बेटी होती है भाई पैदा वहाँ पे उसी घर में। सेम वही कहानी रिपीट हो रही है कि वहाँ पे एक और बेटी बर्थ लेती है। तो जब वो बेटी धीरे धीरे बड़ी होती है, तब तक तो वहाँ पे कुछ नहीं होता, सब नॉर्मल रहता है। जैसे ही भाई वो 6, 7, 8, 10 साल की होती है, होने के बाद उसको भी यही सेम फील होता था जो उसकी माँ को फील होता था बचपन में। उसको कोई बोलता था कि ये घर छोड़ के चले जाओ वरना मैं तुझे मार दूंगी, तेरी माँ को भी तो हमने मारा था। ऐसे करके अब भाई वो चीज़ बोलती है अपनी माँ को, सेम बात कि ऐसे ऐसे मम्मी कुछ हो रहा है। उसकी माँ क्या करती है भाई, किसी अघोरी तांत्रिक पे जाती है और घर पे बुला के लेके आती है। तो अघोरी ने उससे उस टाइम पे करीब 15-16 हज़ार पे लिए, कुछ ऐसे ऐसे पूजा वूजा पाठ जो भी तंत्र क्रिया मंत्र क्रिया करी। तो वहाँ पे जाने के बाद क्या किया उसने कि अब हमारा घर ठीक है, कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ भाई नॉर्मल चल रहा है। अब क्या हुआ, हस्बैंड वाइफ और वो बेटी तो साथ में सोते ही थे, क्योंकि 3 ही थे तब, 2 थे बच्चे, अब 1 है। तो उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही वो थोड़े टाइम बाद उसकी बेटी ऐसे सीढ़ियों पे खड़ी होती है, उसकी माँ को ना सपना आता है रात को कि तेरी बेटी ऐसे सीढ़ियों पे खड़ी होगी और मैं धक्का दे दूंगी अगर तुम इस घर को खाली करके नहीं गए तो। उसी लड़की को थोड़ी सी फंबल है ये स्टोरी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें ऐसी हो रखी हैं। मतलब छोटी लड़की को धक्का दे देंगे। हाँ, धक्का दे देंगे, उसको सपना आता है। तो वो इस चीज़ को ना सीरियस ले जाती है। तो वो अपने हस्बैंड से शेयर करती है कि यार ऐसी ऐसी बात है और ये हो, तो क्या किया जाए। उसका हस्बैंड कहता है नहीं नहीं, इतने टाइम से तो ये बड़ी हो गई, पाल पोस लिया हमने, बड़ा कर दिया, अब कैसे ही कुछ हो सकता है। उसके बाद भाई जैसे ही वो 10-15 दिन नहीं कटते हैं, वो लड़की वहाँ पे खड़ी होती है
उस लड़की को स्टेयर से नहीं, छत से उसकी मदर ही जो वहाँ पे थी वही धक्का दे देती है भाई, रात के टाइम पे। मतलब पहले वो अपनी माँ को मारा, अब अपनी बेटी, फिर अपनी बेटी को मारा उसे। सेम चीज़ हुई। और वो जब चीज़ हुई ना तो उसकी मदर को, मतलब उसके हस्बैंड को पता चल गया कि भाई इसके अंदर कुछ ऐसा हुआ था जिस वजह से इसने ऐसा ऐसा करके किया। थोड़े टाइम बाद भाई वही चीज़ें होती है कि ऐसा कैसा हो गया, वही हादसा उसके माइंड में वही चल रहा है कि मैंने अपनी माँ को भी मार दिया, मैंने अपनी बेटी को भी मार दिया। और कर कौन रहा है भाई? जिसने कुछ टाइम पहले वहाँ पे आत्महत्या करी थी, वो चीज़ हो रखी थी। उसके बाद क्या होता है कि थोड़े दिन बीतते रहते हैं, वो वहाँ से इस चीज़ों से उभर के आते हैं, वो लेडी घर छोड़ के चली जाती है वापस अपने हस्बैंड के साथ, मतलब दोनों फिर दोबारा वो कहीं निकल गई। सेम चीज़ वही रिपीट हो रही है। जैसे ही वो घर छोड़ के जाती है भाई, उसके बाद क्या होता है कि उसको फिर सपना आ रहा है कि इस घर में वापस आ। अरे अब बुलाया जा रहा है, अब बुलाया जा रहा है उसको। और जब मैंने ये कहानी सुनी भी, मतलब मैं इस लेडी से पर्सनली मिला हूँ इंदौर जाके अभी लास्ट ईयर, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा ठीक है मैम ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी, तो वो कह रही मेरे साथ ऐसे ऐसे करके ये सारी चीज़ें हुई है। फिर भाई वो वहाँ पे जाती नहीं है, वहाँ पे अवॉइड करती है जाना। उसके बाद क्या होता है भाई, थोड़े टाइम बाद उसको ना वही सपना आता है कि मैं तेरे हस्बैंड को मार दूंगी, तू वापस घर में आ, क्योंकि अब जो भी यहाँ रहेगा ना ये घर मैं खाली छोड़ने दूंगी, और जो भी यहाँ रहेगा उससे मैं मरवाऊंगी तेरे हाथों, क्योंकि अब फिजिकली तू ये सब काम करेगी, करवाने वाली मैं हूँ। अरे बाप रे। ये मतलब सुनने में तो ऐसा लगता है कि क्या ही है, लेकिन भाई ये उस औरत को जब मैंने देखा ना, मतलब अब तो उसकी एज भी काफ़ी हो रखी है। क्या एज होगी लगभग उनकी? भाई अब तो मेरे हिसाब से 45-44 अराउंड इतनी एज होगी उसकी। ओके। तो उसके बाद भाई उसको ज़बरदस्ती बुलाया कि अगर तू नहीं आई तो मैं तेरे हस्बैंड को भी मार दूंगी। भाई वो वहाँ के ना फिर रहने लग जाती है, और वो पता है क्या बोलती है कि मेरे को ये फोर्स करती है स्पिरिट, जो एंटिटी है, कि तू यहाँ पे टेनेंट रख, कि किराएदार बुला, और मुझे ना ऐसे ऐसे करके लोगों को मारना है। तो वो शॉक्ड हो जाती है। फिर भाई वो वाराणसी जाती है। उसके बाद वाराणसी जाती है, नॉर्मल सारी चीज़ें हो जाती हैं। नॉर्मल होने के बाद मतलब वो वहाँ जाके कुछ क्रिया वगैरह क्रिया, हाँ करवाती वही पूजा पाठ और यही सारी चीज़ें, क्योंकि इन दी एंड मेरे हिसाब से यही ऑप्शन बचते हैं इंसान के पास। डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता, वो सारी चीज़ें कुछ कोई नहीं कर सकती। तो जैसे ही वो वहाँ पे उसको वो पूजा पाठ कराती है, वो वापस उस घर में फिर से आती है, क्योंकि उसको स्पिरिट वो बार बार अटैक कर रही है कि भाई तूने यहाँ आना है और तू टेनेंट बुला और मैं मारूंगी। उसका हस्बैंड उसको छोड़ जाता है लेडी को। अच्छा, कि भाई ये हो चुकी है पागल। तो उसको डाइवोर्स दे देता। हाँ, वो उसको छोड़ देता है। वो भाई लेडी वहाँ पे अकेली रहती है, और अकेली रहने के बाद क्या करती थी वो लेडी, मतलब वो नहीं करती थी, वो स्पिरिट कराती थी जब वो पॉजेस्ड हो जाती थी, कि वो लेडी वहाँ पे बच्चों को बुलाती थी और बोलती थी मेरे घर पे आओ, मेरे घर पे आओ, मेरे घर पे आओ। तो एक दिन क्या किया कि आस पड़ोस के सारे लोगों ने जैसे एक लड़की को अंदर एंटर करते देखा, मतलब हाथ पकड़ के ले जा रही थी, तो भाई सब ने मिल के उस औरत को वहाँ पे लिटरली मारा डंडों से, कि तू ये सब क्या कर रही है। ये औरत जब जब आती है तब यहाँ पे कोई ना कोई डेथ होती है, कोई ना कोई मरता है, और अब तू इस घर को, इस जगह को छोड़ के चली जा। भाई वो बंदी छोड़ के जाती ही नहीं है उस घर को। वो स्पिरिट ने उसे इतना कैद कर लिया है कि वो वहाँ पे जाएगी नहीं। फिर उसके बाद जो उस घर का, मतलब पहले जिस बंदे ने उसे सेल किया था, उसकी फिर ये स्टोरी थी कि वहाँ पे एक हस्बैंड वाइफ रहते थे, और हस्बैंड ने क्या किया था कि वहाँ पे एक औरत को और एक लड़की को, भाई शराब पीता था हस्बैंड, और पीने के बाद क्या कहते हैं, अपनी बेटी और वाइफ को जला के मार दिया था। तो वो कहती थी कि मैं यहाँ पे रहूँगी तो, लेकिन यहाँ किसी को बसने नहीं दूंगी मैं। मैंने कहा अच्छा, मतलब मैं वहाँ पे नॉर्मली ये कहानी सुन रहा था उससे फेस टू फेस। तो आप, वो उस लेडी ने आपको सेम घर में बुलाया था, उसी घर हाँ, में? बता रहा हूँ, नहीं तब तक तो मैं होटल में ही मिला हूँ उससे। अच्छा अच्छा अच्छा। स्काईलाइन होटल है वहाँ पे एक इंदौर में, मैं स्काईलाइन होटल में मिला था, वहाँ रेस्टोरेंट में। तो वहाँ पे जैसे ही मैं उससे मिला, उसने बताया कि मेरे से ये सारी चीज़ें होती रही है। फिर उसको ये ड्रीम आ रहा है कि भाई अब तू यहाँ पे ही रहेगी और तेरे को यहाँ से छोड़ के जाना नहीं है। घर वालों ने डिसाइड कर लिया कि भाई हमने इसे अलग कर दिया, फैमिली ने छोड़ दिया, आस पड़ोस वालों ने कर दिया, भाई उसने अपने आप को कैद रखा उस घर में। फिर जाके जब वो मेरे को मिली
थोड़े टाइम बाद जब उसने अपना पूजा पाठ दोबारा किया, पता नहीं मेहंदीपुर बालाजी, ऐसा कोई भाई मतलब दरबार नहीं था जो उसने ना छोड़ा हो। और उसके बाद भाई उसने क्या किया, लेडी ने मुझे उस घर में बुला लिया कि आपको इस घर में इन्वेस्टिगेशन करने आना है। भाई डर तो मेरे को भी लग गया कि यार यहाँ पे तो अगला नंबर मेरा तो नहीं अगला है, ये नंबर lady- मेरा ही नहीं है। लेडी छत से धक्का दे कि भाई ये मेरे को ही धक्का दे दे। लेकिन मैं अब 3-4 लोगों को अपने साथ लेके गया कि फॉर अ सेफ्टी रीज़न आप घर के बाहर भी रहना, एक छत पे भी रहना बंदा, एक मेरा कैमरामैन और मैं वहाँ पे थे। ये स्टोरी उसने मुझे 1 साल पहले बताई थी। अभी 4 महीने पहले मैं वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने गया था। अभी तक मैंने वो स्टोरी और वो वीडियो भी नहीं पोस्ट करी इस चक्कर में। और जब भाई मैंने वहाँ पे ये सारे सवाल पूछे अपने गैजेट के थ्रू कि आपको किसी ने मारा था और ऐसे ऐसे करके ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, क्या ये करने वाले आप ही हो? तो स्पिरिट के आंसर थे भाई हाँ। गैजेट में दिखाया आपके प्रॉपर? हाँ, प्रॉपर दिखाया कि भाई ये मैं ही हूँ जो मैं कर रही हूँ। मैंने उससे पूछा कि आप इस घर को छोड़ के नहीं जाओगे? अगर नहीं, आप इस घर में हर एक इंसान को मारोगे जो यहाँ पे रहने आएगा? वो कहती हाँ। भाई अब वो लेडी वहाँ पे साथ में थी। जैसे ही वो लेडी, भाई इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं और ज़्यादा टाइम नहीं हुआ शाम को भाई, क्योंकि डर तो था ही। मैं तो 9-10 बजे इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, अंधेरा अंधेरा पूरा डार्क तो था ही, बड़ा सा घर था थोड़ा सा। और थोड़े टाइम बाद क्या हुआ भाई, उस लेडी ने मेरे को डिवाइस के ऊपर ही धक्का दे दिया बहुत तेज। और अच्छा, मतलब पीछे से उसने मुझे बहुत तेज हिट किया अरे तेरी। और भाई मैं वो वहाँ पे गिर गया हूँ सामने। तो मेरे कैमरामैन ने उसकी तरफ देखा और वो कैमरामैन को कह रही है, ऐसे पकड़े कह रही तू घर छोड़ के चले जा, अगर ये घर छोड़ के तू नहीं जाएगा ना तो जितने लोग हो सबको मार देंगे। और भाई मैंने वहाँ पे उसको, लेडी को मैंने ऐसे करके, मैं वही अपना गुरुजी का मंत्र और वो सारी चीज़ें करने लग गया। मैंने वो अपना निकाला धागा जो पॉकेट में था, मैंने ऐसे पकड़ के रखा। तब तक वो लेडी नॉर्मल, हाँ। कुछ नहीं है वो, और वैसे भी नॉर्मल थी वो, लेकिन उसने उस मीन टाइम पे वो हरकत करी है। फिर वो एकदम ठीक हो गई? वो ठीक थी, मतलब धक्का दिया और उसको पकड़ा और जैसे ही हमने उसे देखा तो वो एकदम नॉर्मल हो गई है। और वो लेडी भाई लिटरली रो के नीचे ज़मीन पे बैठ के कह रही है मुझे इससे बचा लो, ये सामने खड़ी हुई और ये मेरे को बोल रही है इनको मार। अच्छा, वो किसी एक खाली जगह पॉइंट आउट कर रही है? खाली जगह पॉइंट आउट कर रही है, कह रही है ये देखो सामने, ये मेरे को बोल रही है कि इनको मार दे और यार चले जाए, इनको बोल दे यहाँ से चले जाए या इनको मार दे। भाई मैं उस टाइम एकदम ब्लैंक हो गया। मैंने उस तरफ देखा और मैं ये भी देख रहा हूँ कि मेरे को मेरे गैजेट पे वो सारे आंसर्स मिल रहे हैं, लेकिन अब ये क्यों चाह रही है वो। फिर जैसे ही भाई मैं जैसे ही उस घर से एग्जिट किया, मैंने सबको बुलाया, मैंने बाहर चलते हैं। बाहर जाने के भाई बाद उसने, बंदी ने डोर क्लोज किया अपना। वो बंदी भाई उस घर से ही नहीं निकली। मैं उसे फ़ोन करता रहा, उस बंदी ने फ़ोन भी नहीं उठाया। मैंने नेक्स्ट डे फ़ोन किया, मैं नहीं निकला। फिर मैं इंदौर से अपने वापस होटल में आ गया जिस लोकेशन से। फिर लोकेशन से आने के बाद भाई मैंने उसको फ़ोन किया। वो कह रही कि स्पिरिट कह रही थी कि तूने उसे जाने कैसे दे दिया। अरे मैं शॉक्ड हो गया। मैंने बोला यार ये तो बड़ा ही अलग चक्कर है। फिर अब मेरे को ये था कि भाई क्लाइंट ने मुझे पैसे भी दिए थे इन्वेस्टिगेशन के, जो भी मतलब एक्सपेंस लगता है जो भी। तो भाई उस लेडी के पास जब मैं वहाँ पे, फिर मैंने फ़ोन वोन किया, वो भाई स्काईलाइन होटल पे दोबारा मेरे से मिलना ही, मेरे से कह रही मेरे को माफ़ कर दो, वो मेरे से ये बोल रही थी और ऐसी ऐसी बातें। फिर मुझे लगा शायद ये मेंटली डिस्टर्ब ना हो। तो मैंने बोला मैम आपके ना दिमाग में कोई कमी है, आपके दिमाग में कोई कमी है। बट आपने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि अगर आपके गैजेट्स में भी अगर स्पिरिट के आंसर्स आ रहे हैं, मतलब एक्चुअली में वो उसको परेशान कर रही है स्पिरिट, हाँ, तो दिमागी रूप से तो वो फिर मेरे को एक डाउट होता है ना कि शायद इसके दिमाग में ही कोई कमी होगी, ये सबको धक्का ही दी जा रही है। लेकिन स्पिरिट ने तो आंसर दिया था कि ये मैं ही हूँ। लेकिन मैं क्रॉस चेक कर रहा था कि ऐसा ना हो कि भाई इसको भी कुछ कोई बीमारी लगी हो कि यही मारती हो या ऐसा कुछ करता हो, क्योंकि पहले के टाइम पे ऐसे लोग होते भी थे भाई, सन की लोग जो कहते हैं। तो उसके बाद मैंने जैसे ही भाई वहाँ पे उसको बोला कि आपके दिमाग में, वो भाई साहब मेरे को फ़ोन पे अपने सारी दिखा रही, कह रही मैंने अपना इलाज करा लिया है पूरा, मेरा हस्बैंड, मेरा फादर मुझे सब कुछ छोड़ के चले गए इस वजह से, क्योंकि ये स्पिरिट मेरे साथ लग रखी है। फिर भाई मैंने वही अपने गुरुजी को फ़ोन वोन किया, ऐसी ऐसी बात है। बस मैंने उनसे बस फ़ोन पे इतना बताया, वो कह रहे कि भाई उस घर में वो चीज़ है और तू वहाँ से निकल जा। और जब मैं भाई वहाँ से निकल के आ गया ना, उस लेडी का मेरे पास कम से कम, अभी इस वजह से मैंने वो वीडियो पोस्ट नहीं करी, उसने बोला कि अगर तू यहाँ पे नहीं आएगा तो मैं तुझे अपने आप बुला लूँगी कैसे भी। बट इस बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, वो देखेंगी फिर नहीं बोलेंगी?
चलो लोकेशन नहीं आई वीडियो में, उनकी शक्ल नहीं आई या कुछ नहीं आया। हाँ नहीं बोलेंगी क्या, बोलने को तो देखो भाई मैं मतलब इतनी तो पावर है यार कि ऐसे कोई कुछ नहीं कर सकता बुलाने को, वो तो बात है ही। लेकिन फिर मैंने उस लेडी से ये भी बात पूछी कि आप ये सब क्यों कर रहे हो, तो वो मेरे को यही बोल रही है मैं नहीं कर रही हूँ, ये वो करवा रही है, और उसका रीज़न सिर्फ यही है क्योंकि उसकी बेटी को मारा गया था और उस औरत को मारा गया था, तो वो यहाँ पे अब किसी को सुखी नहीं देखना चाहती। तो सबके बच्चों को मार रही है। वो भाई सबके बच्चों को जो भी वहाँ पे जा रहा है उसको रहने नहीं दे रही है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।